आखिरकार विकास दुबे मारा गया। कानपुर में एक हैरान करने वाले एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने उसे ढेर कर दिया। यह एनकाउंटर तब हुआ जब वो यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में ही था। उज्जैन से लेकर एसटीएफ की टीम उसे कानपुर आ रही थी। रास्ते भर सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे ही टीम कानपुर की सीमा में घुसी, उनमें से एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी पलट गई, लेकिन विकास दुबे ने पुलिस वालों की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की और फिर दूसरी गाड़ी में सवार एसटीएफ के जवानों ने उसे गोली मार दी। यह कहानी है विकास के एनकाउंटर की। सबसे बड़ा मुद्दा में हम चर्चा इसी एनकाउंटर की करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह एनकाउंटर कानपुर का बदलापुर है। और आज सुबह से सवाल उठ रहा था कि आखिर गाड़ी पलटी कैसे, क्योंकि गाड़ी में एसटीएफ के जवान भी थे। शाम होते होते एसटीएफ का जवाब भी आ गया और जवाब यह आया कि भैंसों का झुंड आ गया था, इसलिए गाड़ी पलट गई। ऐसे में न्यूज स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं जिनको लेकर आज हम बात करेंगे। एक एक करके बताते हैं। विकास के पैर पर गोली क्यों नहीं मारी गई? उज्जैन से चले विकास की गाड़ी एनकाउंटर से पहले कैसे बदल गई? कानपुर सीमा पर मीडिया की गाड़ियों को आखिर क्यों रोक दिया गया था? बिना ट्रांजिट रिमांड के विकास को कैसे यूपी पुलिस को सौंपा गया? हादसे वाली गाड़ी को घसीटकर क्या सबूत नष्ट किए गए? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी जुड़ेंगे, कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह साहब, कीर्तिनिधि पांडे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ विनोद कुमार जी जुड़ रहे हैं जो कि अधिवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में मेरे सहयोगी रतीश भी दिख रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था कानपुर में। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इससे आज दिन भर क्या चलता रहा यह समझने की आप कोशिश करिए। पहले उज्जैन में फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी और फिर कानपुर में फिल्मी स्टाइल में एनकाउंटर। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सवालों का ऐसा सैलाब उठ खड़ा हुआ है जो हर किसी के दिलो दिमाग में कौंध रहे हैं। इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि विकास दुबे के एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी क्या है। पहला सवाल है कि विकास दुबे की गाड़ी हादसे का शिकार कैसे हुई? पुलिस का दावा है कि गाड़ी के आगे भैंसों का झुंड आने से गाड़ी पलट गई, लेकिन चश्मदीद पुलिस की इस स्टोरी की पोल खोल रहे हैं। हम कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने वहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। दूसरा सवाल है कि उज्जैन से कानपुर के रास्ते में पुलिस की गाड़ियों के साथ मीडिया की भी कई गाड़ियां चल रही थी। ठीक कानपुर पहुंचते ही मीडिया और दूसरी गाड़ियों को भी रोक दिया गया। क्या एनकाउंटर की प्लानिंग की वजह से ट्रैफिक रोका गया था? विकास पर 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था, फिर गाड़ी में विकास को हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई गई थी? हादसे के बाद विकास ने पिस्तौल कैसे छीन ली? ये सवाल इसलिए क्योंकि कानपुर कांड से जुड़े 2 और अपराधी पिछले 2 दिनों में पुलिस वालों से हथियार छीन लेते हैं। आखिर यूपी पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अगला सवाल है कि यूपी पुलिस के एनकाउंटर वाली स्टोरी एक जैसी क्यों है? गुरुवार को फरीदाबाद में पकड़े गए प्रभात को लाने के दौरान गाड़ी पंचर हो गई। प्रभात पुलिस वाले का हथियार छीनकर भागने लगा और एनकाउंटर में मारा गया। और शुक्रवार को उज्जैन से आ रही पुलिस की गाड़ी पलट जाती है और विकास हथियार छीनकर भागने लगता है। विकास उज्जैन में पकड़ा गया था, लेकिन उज्जैन पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश नहीं किया। बिना ट्रांजिट रिमांड के उसे यूपी पुलिस को कैसे सौंप दिया गया? रिमांड नहीं लेने के पीछे कोई खास कारण, कोई दबाव आपके ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं। देखिए, इतना कानूनी प्रक्रिया, इतना विभत्स घटना था कि इसको सही ढंग से पुख्ता इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको हमने पहले हिरासत में रखा। एसएसपी कानपुर का मेरे पास लिखित में पत्र आया
और रिक्वेजिशन आया कि इस अपराध में ये वांटेड है, इसको मुझे सुपुर्द कर दिया जाए गिरफ्त। तो इसके लिए इस कारण विधिवत हमने पंचनामा बना करके विकास दुबे को यूपी पुलिस के हवाले किया है। यहाँ ये संभावनाएं बताई जा रही थी कि उसे ट्रांजिट रिमांड हेतु सीजीएम न्यायालय में पेश किया जाएगा, किंतु यूपी की एसटीएफ पुलिस ने विकास दुबे को न्यायालय में पेश नहीं किया गया था। सवाल ये कि क्या यूपी पुलिस सबूत मिटाने में जुटी है? जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई, लेकिन जब उसे हादसे की जगह से ले जाया जा रहा था तो उसे सीधा नहीं किया गया, बल्कि कुछ दूर क्रेन से बांधकर उसे घसीटते हुए ले जाया गया, फिर थोड़ी दूर जाकर उसे सीधा किया गया। और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब कानून और इंसाफ के इकबाल के लिए बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ टीम और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। संजू मिश्रा साहब भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आपका भी बहुत स्वागत है। संजू मिश्रा साहब, पहला सवाल आपसे, खुश तो आज बहुत होंगे आप, आज आपने पीठ थपथपाई नहीं पुलिस की? नहीं, पीठ थपथपाने का हम तो चाहते थे कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत तो उसको लाया जाता और कोर्ट में पेश कर करके हम उसको बाकायदा सबूतों के आधार पर संतोष शुक्ला से लेकर के अभी तक की जो भी वारदातें उसने की हैं, तमाम लोगों के उसने हत्याएं की हैं और उसके बाद ये 8 पुलिसकर्मियों की जो निशंस हत्या की, बर्बर हत्या की, जघन्य हत्या की, निश्चित रूप से उस पर उसको हम सज़ा दिलाते और फांसी की सज़ा उसको होती। लेकिन जिस तरीके से उसने एसटीएफ पर भी एक तरीके से गोली चलाने का काम किया, तो ये दुर्दांत अपराधी था। और जिस तरीके से उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी और उसी तरीके से आज की तारीख में अगर एसटीएफ के भी 2-3 लोगों की अगर वो हत्या कर देता तो निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश में हमको कहने के लिए बहुत बड़ी बात होती। विपक्ष निश्चित रूप से इन सब चीज़ों पर आरोप लगाता कि एसटीएफ को भी उसने नहीं छोड़ा। आज की तारीख मुझे लगता है कि एक दुर्दांत आतंकवादी का या आतंक के पर्याय का अंत हुआ है। अब इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना मतलब उत्तर प्रदेश की किसी पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगाना या एसटीएफ पर प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है उचित नहीं है। संजू मिश्रा साहब, अच्छा हुआ आपने अदालत की बात कर दी, आपने कहा कि न्यायालय में जाता तो अच्छा होता। आप बीजेपी प्रवक्ता के अलावा वकील भी हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, आप इसको इंसाफ कहेंगे या बदला कहेंगे? जी नहीं, जिस तरीके से एसटीएफ के ऊपर अगर उसने बंदूक निकाल करके या पिस्टल निकाल करके तानी, मुझे लगता है कि ये कहीं किसी तरीके से जायज़ नहीं था। और उसके बाद इस तरीके का अगर एक्शन एसटीएफ ने लिया तो क्या होता। इसके अलावा मैं तो उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं जो आज इस बात में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आखिर वो एसटीएफ के लोगों के ऊपर भी अगर हमला कर देता तो फिर क्या आप इसका क्या आपके पास प्रश्न होता? तभी भी आप उत्तर प्रदेश की सरकार को या उत्तर प्रदेश की पुलिस को या उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के ऊपर मुझे लगता है प्रश्न चिन्ह लगाते वो उचित नहीं है। ठीक है, कीर्तिनदीप पांडे जी, अब सवाल आपसे सर। परसों तक आप कह रहे थे गिरफ्तारी नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, कल हो गया तो बोले कि ड्रामा हो रहा है, आज फिर जब एनकाउंटर हो गया तो आपने कहा ड्रामा है। आप तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि सच क्या है? अंजीत, जिस तरीके से कानपुर के अंदर घटना घटी, जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसके बाद गिरफ्तारी के लिए जितनी टीमें बनाई गई, क्या उस पर सवाल नहीं उठेगा? एक अपराधी 8 पुलिस वालों को शहीद करने के बाद 2 दिन तक बगल के गांव में रहा, जैसा सूत्र बता रहे हैं, बगल के गांव में रहा, पुलिस नहीं खोज पाई। कई स्टेट पार करके मध्य प्रदेश पहुंच गया, दिल्ली हरियाणा होते मध्य प्रदेश पहुंच गया। और कल जिस तरीके से समर्पण व जिस तरीके से महाकाल मंदिर के निजी सिक्योरिटी गार्ड उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रहे हैं, 2 पुलिसकर्मी से उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रहे हैं, ये बात साबित करता है कि पूरी तरीके से प्लान वे में उसने सरेंडर किया। उसमें ये बात से इनकार नहीं कर सकता कि मध्य प्रदेश की सरकार के कुछ लोग शामिल हो, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। में किया है और आपने कहा कि उसको बचा लिया जाएगा, अब एनकाउंटर हो गया तो कह रहे नहीं ड्रामा हो गया। ये तो मैं तो आज भी कह रहा हूं कि सरेंडर किया था प्लानिंग के तहत, और इनकाउंटर भी प्लानिंग के तहत किया गया। और सरकार के लोग इनकाउंटर कराने के बाद आप अंजित एक बात समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक विकास दुबे का अंत हो गया,
और ऐसे विकास दुबे का अंत होना चाहिए। मैं उसके पक्ष में नहीं, लेकिन एक बात तो तय होना चाहिए ना, जो लोग विकास दुबे का विकास कराने में सहयोगी रहे हैं उनका चेहरा तो बेनकाब होना चाहिए था, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, चाहे सरकार में बैठे नेता लोग हों, उनका तो चेहरा बेनकाब होना चाहिए था। लेकिन इस विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद वो सारे लोग बच गए। अब कल किसी और विकास दुबे की मदद नहीं करेंगे वो लोग, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये तो तय होना चाहिए था, उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत इतने बड़े दुर्दांत अपराधी, भाई कल तक आप ही के लोग नेता कह रहे थे कि प्लांट वे में सरेंडर करा दिया उज्जैन में, गाड़ी बदल दी गई। आप ही के लोग कह रहे थे कि प्लांट वे में सरेंडर करा दिया उज्जैन में, अब इसको बचा लेंगे, इसका कुछ नहीं होने वाला। आज कह रहे हैं बहुत प्लांट तरीके से उसका एनकाउंटर कर दिया। मैं तो क्या आपको नहीं लगता अंजित कि उन सारे चेहरों को बचा लिया गया जो इसको बढ़ाने में शामिल थे? क्या उन सारे नेताओं को नहीं बचा लिया गया जो विकास दुबे के मददगार थे? क्या सारे आईपीएस अधिकारी नहीं बच गए जो विकास दुबे के मददगार थे? क्या थानेदार और सीओ नहीं बच गए जो विकास दुबे के मददगार थे? मैं तो बार बार कह रहा हूं, सीडीआर, उसके मोबाइल का सीडीआर निकाला जाए, 4 साल 5 साल 10 साल जितना सरकार के पास संभव निकाल के सार्वजनिक करें। जो दोषी उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। मतलब आपको सीडीआर की चिंता ज्यादा है, और हर बार एनकाउंटर कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी चिंता नहीं आपको? तो छीन के भाग रहा है। सीडीआर की चिंता ज्यादा आपको? सीडीआर की चिंता नहीं, उन मददगारों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अंजित, आपने अभी अनंत देव तिवारी जी वहां के तत्कालीन एसएसपी के बारे में हम लोग डिबेट कर रहे थे। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ। सर मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, और भी लोगों के पास मुझे जाना है, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। मैं संजीव जी आ रहा हूं आपके पास। 3 दिन पहले आप चिल्ला के चुनौती दे रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ फोटो तो दिखा दीजिए। अब फोटो आ गई तो आप ये कह रहे हैं सीडीआर जारी कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि सीडीआर जारी कर दिया जाए, कॉल डिटेल जारी कर दिया जाए, और आपके सुनिए तो कितनी पार्टी सुनिए तो, और आपके 2-4 नेताओं के नाम सामने आ जाएं, तो फिर आप कहेंगे कि हमको फंसा दिया गया। सीडीआर ओपन किया जाए। ब्रिजन, सीडीआर जारी होने के बाद कोई नहीं कहेगा, जब प्रमाण के साथ कोई बात रखी जाएगी तो कोई। सर मुझे एक बात बताइए ना, मैं नहीं जाना चाहता पिछले। ब्रिजन सिंह साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोल लीजिए, फिर विनोद जी बोलेंगे, फिर अतीश के पास जाऊंगा। बोले ब्रिजन जी। मैं दो बातें कहना चाहता हूं जी कि दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का इस प्रकार चले जाना जहां संतोष प्रदान करता है, वहीं आज पुलिस द्वारा कानून की हत्या करने पर एक कल्याणकारी राज्य में दुख का माहौल है। क्योंकि कोई भी कल्याणकारी राज्य ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके यहाँ का शासन विधि के अनुसार न चल के पुलिस के न्याय पर चले। अपराधी नहीं होने चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए हमारे यहाँ सुव्यवस्थित न्यायपालिका है। हमने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले अफजल गुरु तक को फांसी दिया है। निर्भया के दोषियों को फांसी दे करके दुनिया को ये बताया है कि भारत की न्याय व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी जल्दी थी कि सरकार उज्जैन से कानपुर लाने के बीच में वो आदमी जिसको बता रहे हैं कि वो गोली साहब चला रहा था, एसटीएफ के जवान, मैं पुलिस के परिवार से आता हूं, बहुत चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद होते हैं। कोई ये नहीं मानने को तैयार होगा कि 4 जवानों के बीच में वो अकेला गाड़ी पलटने के बाद रिवॉल्वर लेकर के वो भागा और सारी गोली सीने पर खा लिया। और इतनी मूर्खता उसको करना होता तो सरेंडर क्यों करता? तो आज क्या लगता है, आज क्या हुआ होगा? चीजें सवाल खड़ा करती हैं। ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, ये तो पूरी तरीके से पुलिस द्वारा कानून का हत्या हुई है, कानून का खून किया गया है। विकास दुबे तो अपराधी था, उसे तो सजा मिलनी ही मिलनी थी, उसे तो फांसी होती ही होती जी। भारतीय न्याय व्यवस्था हमारी बहुत सुदृढ़ है, लेकिन ये जो किया गया है ये हमारे कानून व्यवस्था को तार-तार करने वाली घटना है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के
किसी न्यायाधीश से इस प्रकरण की जांच कराई जाए, जिससे जो हमारे 8 जवान शहीद हुए थे, जिसमें अधिकारी भी थे, कांस्टेबल भी थे, उनके परिजनों को लग सके कि उनके हत्या में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन पुलिस का, और जो पुलिस का और नेता का और माफिया का गठजोड़ बना हुआ उत्तर प्रदेश में पिछले 1-2 दशकों से, इसे तोड़ा जाने के लिए भी विकास दुबे का न्यायपालिका में जाना जरूरी था। ब्रिजेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, आपने अच्छी बात कही है। ब्रिजेंद्र मुझे एक बात बताइए, आपका तो बहुत राजनीतिक लंबा अनुभव है, मुझे नहीं याद है, आप बता दीजिए आपके राजनीतिक अनुभव में किसी भी पार्टी से जुड़ा कोई अपराधी बता दीजिए पकड़ा गया हो, जो जेल गया हो और उसने बताया हो कि इन नेताओं ने मुझे संरक्षण दिया, बाद में उन नेताओं को सजा हो गई हो। कोई 1-2 उदाहरण दे दीजिए सर मुझे। हाँ, ये सही बात है, मैं इसे स्वीकार करने में नहीं हिचक रहा हूं कि कोई नेता जेल नहीं गया, लेकिन हमें उदाहरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पिछले समय में कोई भूल हुआ है, ठीक है सर, और कोई लोग बचे हुए हैं, तो उस आधार पर हम ये नहीं कर सकते कि सामने वाले को इस आधार पर हम रिलैक्सेशन देंगे। ठीक है सर, साहब पहले माफिया ब्रजेश सिंह किसी का नाम नहीं लिए, उसको फांसी नहीं हुई। ठीक है सर, मैं और किसी का नाम लूं? ओके, आता हूं ब्रिजेश जी आपके पास। मेरे साथ विनोद कुमार जी भी हैं, एडवोकेट है। विनोद कुमार जी एक बात मुझे बताइए सर, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि बगैर ट्रांजिट रिमांड के एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य को नहीं सौंप सकती, फिर इसमें क्या हुआ? अगर आप समझ पाए हो इस पूरे मामले को तो हमें भी समझाइए। देखिए, इसमें ऐसा है, जो उज्जैन से इसे गिरफ्तार किया गया, तो वहाँ के जो एसपी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने पंचनामा भर के और यूपी पुलिस को हैंडओवर किया। ये बिल्कुल इलीगल प्रोसीजर है। 167 सीआरपीसी के तहत जब भी किसी आदमी को, अपराधी को किसी दूसरे राज्य में गिरफ्तार किया जाएगा, तो वहाँ के निकटतम जो भी सीजीएम होंगे उनके समक्ष पेश करके और ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा। इस मामले में ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया गया। इसी से पुलिस की मैंसीरिया पता चलती है कि ये पहले से प्री-प्लान्ड था कि हम उसे किस तरीके से वहां जाएंगे, क्योंकि एसपी कानपुर ने एसपी उज्जैन से बात की और उसके बाद उन्होंने बिना ट्रांजिट रिमांड के, क्योंकि वहां के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अभी कहा है कि इसे यहाँ पेश ही नहीं किया गया, वहां से इसको कानपुर लाया गया। यहीं से इनकी जो नीयत है उसका पता चलता है कि किस तरीके से इन्होंने वहां से उसे लिया, और तभी ये तय हो गया था कि इसको किस तरीके से इन लोगों को इसका मारना है। आपको एनकाउंटर देख के लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए? अपराधी है, उसके साथ जो इन्होंने किया है वो मेरी राय में बिल्कुल गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए। ये बिल्कुल फेक एनकाउंटर है और इस एनकाउंटर में कोई सत्यता नहीं है। मैं उस अपराधी का पक्षधर नहीं हूँ, उसे सजा होनी चाहिए, परंतु एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत। इस केस में एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कानून प्रक्रिया की हत्या की गई है। देखिए, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका इस प्रकरण में और प्रेस इस प्रकरण में जो है, विधायिका कह रही है मार डालिए, कार्यपालिका मारने की बात करती है कानून के विरुद्ध, और मीडिया भी यही कह रहा है मार डालिए, और जनता भी यही कह रही है मार डालिए। जब सबकी मंशा मार डालने की है तो फिर न्याय प्रक्रिया कहाँ रह गई? क्या यहाँ के लोग तालिबानी राज चाहते हैं? कोई ये नहीं चाहता कि न्याय प्रक्रिया हो। माननीय मुख्यमंत्री 2007 में जब माननीय मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया था 151 सीआरपीसी के तहत, और उस 151 सीआरपीसी के तहत इन्हें 10 दिन जेल में रखा गया था। यही न्याय प्रक्रिया थी जिसने माननीय मुख्यमंत्री को जेल से रिहा कराया था। उसके बाद ये संसद में रोए, सांसद होते हुए संसद में रोए कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आज ये एक पद पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और इस प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और इनके निर्देशन में काम तो पुलिस कर रही है। विनोद कुमार जी काम तो पुलिस कर रहे हैं। रतीश मुझे एक बात बताएं, मैं आता हूं विनोद, ठीक है विनोद कुमार जी, मैं आ रहा हूं, दूसरा सवाल लेकर सर आपके पास आऊंगा। रतीश मुझे एक बात बताइए कि आज पुलिस कह रही थी पूरे गैंग का सफाया हो गया है, क्या इसको सच माना जाए? जबकि 200 पुलिसकर्मी कानपुर के जांच के दायरे में हैं। कानपुर इसलिए क्योंकि आप भी कानपुर में हैं और कानपुर में आप तमाम मामले को देख रहे हैं। 200 पुलिसकर्मी जांच के दायरे में हैं, 2 पुलिसकर्मी जेल में हैं। क्या जो जेल में है उन्हें इनके गैंग का सदस्य नहीं माना जाएगा? बिना कार्रवाई के इंसाफ हो गया?
बिल्कुल, देखिए अगर विकास दुबे के मामले को देखा जाए तो कानपुर पुलिस शुरुआत से ही संदिग्ध की घेरे में थी और सवालों के घेरे में रही है। कानपुर पुलिस दो फाड़ में बटी हुई नजर आई है। एक वो पुलिस जो विकास दुबे के लिए काम करती थी, खाकी तो ज़रूर पहनती थी लेकिन विकास दुबे के लिए काम करती थी, और एक वो पुलिस जो खाकी पहन के अपने कर्तव्य के लिए काम कर रही थी। शायद इसीलिए ये बात सामने निकल कर के आई कि पुलिस ने मुखबरी की और पुलिसकर्मी जब वहां पहुंचे दबिश देने तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। 200 पुलिसकर्मी संदेह के घेरे में हैं। 68 पुलिसकर्मियों को, पूरे थाने को, चौबेपुर थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसओ से लेकर के और चौकी इंचार्ज जो थे उनको गिरफ्तार किया गया है और तमाम ऐसी पुलिसकर्मी हैं जो संदेह के घेरे में हैं। इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, इस पर कोई जवाब किसी के पास है भी नहीं। पूरे सिस्टम को समझना होगा दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए, क्योंकि सभी दलों के जो लोग हैं उनका प्रश्रय सीधे तौर पर विकास दुबे के ऊपर था। आज की बात बताऊं, बेकरू गांव में आप खौफ का अंदाज़ा लगाइए, विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बावजूद बेकरू गांव के दरवाजे बंद है। कोई भी व्यक्ति हमसे बात करने को तैयार नहीं है, किसी भी व्यक्ति से बात करने को तैयार नहीं है। तमाम मीडिया संस्थान के लोग वहां पहुंचे, लेकिन खौफ का अंदाज़ा लगाइए। ये सब बिना संरक्षण के नहीं हो सकता, पुलिस के मिलीभगत से नहीं हो सकता। सिस्टम की कमजोरी है, सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया गया और एक कितना बड़ा अपराधी बन गया जो सिस्टम के ऊपर नंग नाच करता रहा और सिस्टम और राजनेता अपने तरीके से उसको चलाते रहे। अपराध के ग्राफ में इतना इजाफा कर लिया विकास दुबे ने कि वो अपराध का पर्याय बन गया और ये राजनेता केवल एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहे, टिप्पणियां करते रहे, एनकाउंटर पर आज सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उस वक्त कहाँ थे जब विकास दुबे थाने में घुसकर राज्य मंत्री को कत्ल कर देता है और उसके बाद कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर भी आ जाता है। तब किसी ने नहीं उठाया सवाल। आज सवाल एनकाउंटर पे उठाए जा रहे हैं। उन लोगों से पूछिए जो उससे पीड़ित हैं और जिन पर कई बार हमले हुए हैं, वो उनके सवालों के जवाब कौन देगा। ठीक है, संजय मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहिए सर, समय कम है। देखिए 2001 में जो बात अभी कही आपके उन्होंने पत्रकार ने बहुत सही बात कही कि 2001 में संतोष शुक्ला की थाने के अंदर हत्या हो जाती है। 6-8 महीने में सरकार चेंज हो जाती है। जो सरकार आती है वो सरकार 10 साल रहती है, अभी 2002 से 2007 तक और 2012 से 2017 तक। लेकिन जिस तरीके से उसको पाला पोसा गया, अरे सर और एक आप कह दीजिए ना कि अभी जो हुआ उसके भी जिम्मेदार वही लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। यही कारण आप कह दीजिए ना, अभी जो हुआ उसके भी जिम्मेदार वही हैं। क्या पीछे लेके चले जाते हैं आप? तो है ही वो समाजवादी पार्टी के चले जाते हैं। बोलिए, वो समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य था, उसकी वाइफ सक्रिय सदस्य थी। बोलिए आप। और मैं बता दूं, जो भी प्रकरण में शामिल होगा पूरा का पूरा थाना अध्यक्ष हटाया गया। समय कम रहता है, बात पूरी कर लीजिए। जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा, योगी जी ने आज भी बयान दिया है। योगी जी ने कहा है कि एक चीजों पर गंभीर चिंतन होगा, गंभीर जांच होगी और उसके बाद इन सब पर कार्रवाई होगी। ये समाजवादी पार्टी का नेता आज जो मारा गया है, आज निश्चित रूप से जो लोग नहीं चलेगा प्रदेश की पुलिस पे, एसटीएफ पे लगा रहे, मुझे लगता है तो शर्म आनी चाहिए। ये 8 पुलिसकर्मी मारे उसने, उनके परिवार के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं, इसलिए इनको शर्म आनी चाहिए। आज की तारीख में शर्म तो आपको आनी चाहिए, शर्म तो आपको आनी चाहिए कि जो संरक्षण करने वाले लोग हैं उनको आप बचा रहे हैं, आपकी सरकार बचा रही है। समाजवादी पार्टी का नेता है और किस तरीके से आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज में आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं पुरानी बातों पर जाना ही नहीं चाहता। विजय सिंह साहब आप बोलिए, विजय सिंह साहब जल्दी से बोले, फिर विनोद जी से मुझे एक सवाल लेना है। वाले लोगों को आप लोग बचा रहे हैं। विनोद जी से मुझे एक सवाल लेना है। विजय जी बोलिए, अभी इनकी आवाज बंद कर दीजिए। विजय जी बोलिए जल्दी से। पूरे प्रकरण की जांच सीबीसीआईडी और न्यायिक अधिकारियों से कराई जाए। विनोद जी 1 मिनट सर, विनोद जी 1 मिनट बोलिए। विजय जी, इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई कुमार जी आवाज आ रही है तो बोलिए सर, समय कम है। पूरे मामले की मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय मिश्रा जी कह रहे हैं कि 2001 में जब हत्या किया तो मैं उनको याद करा दूं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और 2 में जो सरकार बनी उसमें भाजपा और बसपा की मिलकर सरकार बनी। आधा कार्यकाल चली, आधा कार्यकाल गिरने के बाद तब मुलायम सिंह जी नहीं गलत नहीं, आप कह रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। 6-8 महीने बाद
चुनाव हो गया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तो आप गलत कह रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी थी। बात कर रहा हूं, आप गूगल सर्च करके देख लीजिए। आपको पता ही नहीं है 2002 में इस समय 2000 में। चलिए विनोद जी, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहता हूं सर। विनोद जी, मुझे एक सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। इनकी आवाज नहीं बनती। विनोद जी, मुझे एक सीधा सवाल, एक मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। बहुत कम समय में जब एक अपराधी जेल जाता है, वहां से चुनाव लड़ जाता है, चुनाव जीत जाता है, वहां से नेक्सस चलाता है, वहां से गैंग चलाता है, अपने बेटों की शादियां कराता है, ऐसे मौकों पर जनता ताली ना बजाए तो क्या करे? आज जो हुआ, देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया अगर अपनाई जाती है उसको दंडित किया जाता है। न्याय में ही लोगों को विश्वास रखना पड़ेगा। हम संवैधानिक हैं, वी आर लॉ अबेडिंग पर्सन्स। हमारा देश संवैधानिक देश है और हमें न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास दिखाना पड़ेगा। और अगर कहीं पर ये विश्वास कम होता है तो इसके लिए न्यायपालिका, एडवोकेट, सब लोग जिम्मेदार हैं। समाज में ये विश्वास कम क्यों हुआ, इसके लिए जजेस जिम्मेदार हैं। हर छोटी चीज पे विनोद जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकना चाहता हूं। रतीश, मैं आपसे एक सवाल लेना चाह रहा था लेकिन माफी, समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल बहुत सारे हैं और भी सवाल उठेंगे। उम्मीद है कम से कम उन सवालों के जवाब आए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।